दमिश्क का मरूफ व मशहूर ताजर रात के पिछले पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद इसका दम घुटा जा रहा था। डॉक्टरों के मुताबिक इसके पास हफ्ता या 10 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं था। दुनिया की हर आसाइश के होते हुए बेबसी का ये आलम था कि टाइम से पहले ही सब कुछ खत्म होता महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि एक नन्ही सी उम्मीद थी, अमेरिका में इलाज हो सकता है, मगर वो भी दम तोड़ गई। जब वहाँ कई महीने टेस्ट वगैरह करवाने के बाद सीनियर तरीन डॉक्टर ने आखिरकार एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी यही होगी कि बाकी का कीमती टाइम आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात की इस पहर बेखबरी के आलम में न जाने कितनी देर टहलता रहा। इसकी सोचों का तसलसल तब टूटा जब टहलते टहलते वो एक बेरौनक से पुल पे पहुंचा। सड़क पर दूसरी तरफ से स्ट्रीट लाइट के नीचे खातून खड़ी किसी आदमी से गुफ्तगू कर रही थी। 30 साल के लगभग औरत खातून का अंदाज़े मिन्नत समाजत वाला था, जबकि बंदा कोई उबाश किस्म का था जो इसकी बात नहीं मान रहा था। इसके चलने की रफ्तार खुद ब खुद आहिस्ता हो गई। कानों में जब आवाज़ पहुंचना शुरू हुई तो खातून कह रही थी, खुदा के लिए मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जबकि वो उबाश किस्म का बंदा इस खातून की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था, जबकि तुम्हारी कीमत इससे भी कम बनती है, बोल रहा था। फिर वो कंधे उचकाता हुआ चल पड़ा और खातून हसद की तस्वीर बनी खड़ी रह गई। वो थोड़ा आगे जाकर मुड़ा और खातून की तरफ चल दिया। इसे नज़दीक आता देखकर खातून चुकन्नी हो गई, उम्मीद भरी नज़रों से करीब आते को देखने लगी। नज़दीक पहुंचने से पहले खातून आगे बढ़ी। इसका अंदाज ऐसा था जैसे अपने आप से ज़बरदस्ती कर रही हो। इसने करीब पहुंचकर सलाम किया। खातून ने मसनूई मुस्कुराहट से जवाब दिया और टटोलती नज़रों से देखा और थोड़ा करीब होते हुए मनी खेल अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो पीछे हटा और नरमी से कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए तुम्हारी इस आदमी के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू सुनी है, मुझे बताओ मेरी बहन तुम्हारा क्या मसला है? इस तरह देखना था कि खातून जो कि मुस्नुई दिखाई देने की कोशिश कर रही थी यकदम रूहानी हो गई और बोली, भाई कसम है इस ज़ात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं इस टाइप की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त घर से निकल कर सड़क पर किसी का इंतज़ार करे, मगर मैं बहुत मजबूरी के आलम में इस जगह पे हूँ। ऐसे लगा जैसे इसका दिल मुट्ठी में ले लिया हो। इसने मज़ीद नरमी से कहा, दिलों का हाल तो खुदा जानता ही है, बहन मुझे बताओ क्या बात है? बोली, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शोहर को फौत हुए साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब ने हाथ खींच लिए। घर में राशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, किराएदार का सब्र भी ख़त्म हो गया। इसने कल शाम तक की मोहलत दी है, अगर किराया ना दिया तो सामान समेत घर से निकाल देगा। मेरे पास अब और कोई चारा नहीं रहा सवाए इसके कि अपने आप को। ये कहते हुए इसकी आवाज़ बैठ गई। इसने बहुत जल्दी से दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए, फिर मुड़कर जल्दी से बोला, बस बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। और अपनी जेबों में हाथ डाले तो पता चला जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस साल में वो निकला था इसे तो होश भी नहीं था। इसने खातून से कहा, फ़िलहाल ये रखो और मुझे अपना एड्रेस बताओ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने घर जाओ, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। खातून बेयकीनी के अंदाज में इस तरह देख रही थी कि जैसे सोच रही हो कि इस पे भरोसा करे ना करे। इसने फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो। बस आखिरकार इसने एड्रेस बता दिया, फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद मुड़ा और वापसी की तरफ तेजी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर इसने काफ़ी मकदार में नकदी ली और ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटा खुले रहने वाले स्टोर रूम से राशन की बड़ी मकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पे जा पहुंचा। पहुंचकर सारा राशन इसके घर उतारा, बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी रही, आंसू भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गई। इसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। इसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घंटों पहले जो इसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब इस हफ्ते 10 दिन गुजरने की जो फिक्र थी वो थोड़ी कम हो गई। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही इसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के मकबूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पे भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब इसे लग रहा था कि अब अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने की रकम भी इसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वह मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वह मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा और इस जहां फानी से सजदे की हालत में रुखसत हो गया।
یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا، اصل خلاصہ تو اب آنا تھا۔ گھر والے جب صبح اٹھے تو سجدے کی حالت میں مردہ پایا۔ افسوس کے ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی سی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی۔ خیر و تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وصیت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم سے کم 20 سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گئے ایڈریس پہ 20 سال سے رقم دی جاتی رہی۔ لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے 7 دن ہو گئے ہیں، جو کہ تکفین و تدفین اور رشتہ دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے، اور وصیت کے مطابق رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہو گئی ہے۔ رقم لے کر وہ لوگ اس ایڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب 50 سے اوپر کی ہو چکی تھی۔ سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے مؤدب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو ماہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں، اور معذرت چاہتے ہیں کہ ہم رقم کی ادائیگی 7 دن لیٹ ہوگی۔ وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی، ارے نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں، آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کا بہت بہت شکریہ بولیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور رکھیں گے، اور میری طرف سے اداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ آپ انہیں رقم بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا حیرانگی سے بولا، اب کیوں نہیں ہے ضرورت رقم کی؟ خاتون نے خوشی کے آنسوؤں میں ملی آواز میں جواب دیا، اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور 7 دن پہلے ہی بیٹے اس کو پہلی تنخواہ ملی ہے۔ خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا بولے چلے جا رہی تھی، جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک رہ گیا، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو پہلی تنخواہ ملی ہے، 7 دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، رازداری میں کیا گیا صدقہ اللہ پاک کے غصے کو بجھاتا ہے۔ اگر آپ سب کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔